प्रारंभिक शिक्षा के द्वितीय प्रश्न पत्र। द्वितीय प्रश्न पत्र प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में हमको प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण पढ़ना है और आर्टिकल जो आपको है अनुच्छेद 21 और 45 है ना, इसको आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ा होंगे है ना। जीवन का अधिकार शिक्षा का अधिकार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? है 21 की सारी चीजें आ जाएंगे। और शिक्षा के जीवन के व्यक्ति का अधिकार तथा जीवन का अधिकार इसे कहा जाता है। प्राण जीवन का अधिकार इसे कहा जाता है। किस अनुच्छेद को? आर्टिकल 21। और इसी 21 का में भी शिक्षा के अधिकार की बात कही गई है ना। आपको हमने बताया था किस आर्टिकल के तहत इसको मूल अधिकार बनाया गया है ना। तो हम लोग इसको डिटेल पढ़ेंगे और साथ में अनुच्छेद 40 ये मूल अधिकार और एक निर्देशक तत्व। इसमें भी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को कितने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो शिक्षा दिया जाता है निःशुल्क है ना। तो इसी के संदर्भ में हम लोग पढ़ेंगे और इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे शिक्षा के सार्वभौमिक। किसके संदर्भ में पढ़ेंगे? शिक्षा का सार्वभौमिक। ये होता है जब हम शिक्षा को किसको जब हम शिक्षा को एक व्यापक स्तर पर इस पर शिक्षा को व्यापक स्तर पर सार्वभौमिक स्तर मतलब प्रत्येक स्तर पर किसके प्रत्येक स्तर पर शिक्षा को विस्तारित किया जाता है या विस्तार किया जाता है। प्रत्येक स्तर पर शिक्षा का विस्तार जिसे कहा जाता है सार्वभौमिक। सार्वभौमिक मतलब प्रत्येक स्तर पर शिक्षा का विस्तार। अब ये चाहे आपकी प्रारंभिक शिक्षा हुआ क्या हुआ, चाहे प्रारंभिक शिक्षा हो गया, चाहे आपका माध्यमिक शिक्षा हो गया और चाहे उच्च शिक्षा। यह प्रत्येक स्तर पर शिक्षा का विस्तार करना। किसका? शिक्षा का। तो सार्वभौमिकरण का मतलब यही होता है शिक्षा में जन सहभागिता के द्वारा किसके सहभागिता एवं जागरूकता के फलस्वरूप शिक्षा को प्रत्येक स्तर पर विस्तार करना, ताकि सार्वभौमिकरण से क्या होता है शिक्षा का पुनर्निर्माण होता है। क्या होता है? शिक्षा का पुनर्निर्माण होता है। शिक्षा का पुनर्निर्माण कब होगा? क्या है? शिक्षा का पुनर्निर्माण कब होगा? जब शिक्षा को हम नवीन तरीकों से विभिन्न संशोधनों के माध्यम से
विभिन्न उपायों के माध्यम से शिक्षा में व्याप्त विभिन्न समस्याओं को दूर करके हम शिक्षा को प्रत्येक स्तर पर सभी लोगों को लाभ पहुंचाएं। कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा वंचित वर्ग है, बच्चे, महिलाएं, वृद्ध और जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, आर्थिक रूप से क्या है, कमजोर वर्ग है, उनको भी शिक्षा का समान रूप से विस्तार किया जाए, है ना। तो इन्हीं सभी को देखते हुए जो हमारे समाज में विभिन्न प्रकार की समस्याएं थी, जिसकी वजह से आप लोग को मालूम होगा कि ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी, इन और ईडब्ल्यूएस भी, इन सबको आरक्षण क्यों दिया जाता है? क्योंकि क्या इनका विकास कम हुआ है, ये वंचित कर रहे हैं। क्या है? महिलाएं, बच्चे, क्या है? महिलाएं और बच्चे, है ना, ये सभी क्या है? विकलांग इसे कहा जाता है ना। विकलांगता जो होती है ये भी वंचित वर्ग है, क्योंकि समाज के साथ एक प्रत्येक स्तर पर विकास नहीं कर सकते हैं, शारीरिक रूप से असक्षम होते हैं, है ना। इनको की शिक्षा की सुविधाएं समुचित रूप से नहीं मिल पाता है, तो इनको विकास कैसे किया जाए? इनको नवीन तरीके से प्रयास किया। नवीन तरीके से कैसे? आरक्षण देके, आरक्षण रहता भी है, परीक्षा शुल्क में कमी करके, जैसे आप लोग फॉर्म भरते हैं ओबीसी, एसटी, महिलाओं को क्या मिलता है? आरक्षण के साथ साथ छूट भी मिलती है। जनरल का अगर फॉर्म 1000 है तो ओबीसी के 600-700 या कभी कभी बराबर को होगा, है ना। तो ये क्या है? वंचित वर्ग है। इन वंचित वर्ग को सामान्य वर्गों के साथ लाने के लिए, कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए इनको विकास करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? विकास करना पड़ेगा। और विकास किसके माध्यम से होगा? शिक्षा के माध्यम से। शिक्षा के माध्यम से कैसे होगा? जागरूक होगा। शिक्षा क्या करती है? जागरूकता लाती है और नवीन चीजों का ज्ञान प्रदान करती है ना। इसलिए हमारा जो संविधान है, विभिन्न प्रकार के संविधानों में संशोधन किए गए हैं। क्या किया गया है? विभिन्न प्रकार के हमारे संविधान में संशोधन किए गए हैं, जो अनुच्छेद 21 था 21 का में जोड़कर शिक्षा का अधिकार बना दिए हैं, अर्थात शिक्षा को मौलिक अधिकार में शामिल कर दिए गए हैं। समझ रहे हैं? अब शिक्षा आपका मौलिक अधिकार हो गया है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि सर्व शिक्षा अधिकार, सर्व शिक्षा अभियान 2001 में चलाया गया था। किस लिए चलाया गया था? ताकि सभी वर्गों के बच्चों को शिक्षा समान रूप से मिल सके। हर एक खंड क्षेत्र में, विकास खंड में प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की गई। इसलिए क्या है, आप किसी प्राइमरी विद्यालय में देखोगे तो क्या लिखा रहता है? सर्व शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील योजना, है ना। निःशुल्क भोजन जो उपलब्ध कराया जाता है दोपहर होता है ना। तो इस तरीके से शिक्षा को सार्वभौमिक स्तर पर विस्तार करने के लिए सरकार ने समय समय पर इसके संबंध में कानून बनाया है, नियम बनाया है, विभिन्न प्रकार के संविधान संशोधनों को किया है, विभिन्न योजनाओं को लागू भी किया है, ताकि हमारे देश में जो व्याप्त असमानताएं हैं वह असमानताएं दूर हो। महिलाओं को 20% आरक्षण क्यों दिया जाता है? क्योंकि क्या है, वो वंचित वर्ग रहे हैं, उनको पुरुषों के बराबर लाने के लिए ऐसा प्रयास किया जाता है। और जब वो पुरुषों के बराबर आ जाएंगे, समान रूप से हो जाएंगे, तो आरक्षण से वंचित कर दिया, आरक्षण धीरे धीरे कम कर दिया जाएगा, है ना। तो हालांकि हमारे देश में बहुत सारी राजनीति होती है आरक्षण को लेकर, है ना। विभिन्न प्रकार की विसंगतियां, और आरक्षण किस पर दिया जाता है? सामाजिक और शैक्षिक स्तर, सामाजिक और
पहले सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्तर पर दिया है ना, फिर बाद में इसको क्या है आर्थिक स्तर पर हटा दिया गया। तो हमारे समाज में जातिगत आरक्षण दिया जाता है। आरक्षण कैसे दिया जाता है? जातिगत दिया जाता है। अब ओबीसी में कोई भी वर्ग होगा तो उन सारे वर्गों को आरक्षण मिलेगा, है ना, चाहे वो किसी भी जाति का हो, है ना। कोई गुप्ता है तो गुप्ता में जितने वर्ग आएंगे उन सभी को आरक्षण मिलेगा। और इसमें अनेक आर्थिक रूप से जो इसमें चाहे समाज के साथ सीना से मतलब कंधे से कंधे मिलाकर चल भी रहे हो उनको भी आरक्षण दिया गया है ना। तो कहने का तात्पर्य यह है इसमें कि जो आरक्षण की विसंगतियां हैं इसको दूर किया जाए, कि जो सक्षम हो गए उनको आरक्षण से वंचित कर दिया जाए, है ना, कि अब उनको आरक्षण की जरूरत नहीं है, जिनको आरक्षण की जरूरत है उनको दिया जाए, है ना। लेकिन जब ऐसा कोई प्रावधान लाया जाता है तो उस पर राजनीति होने लगती है, विभिन्न पार्टियां उसमें आंदोलन करने लगती है कि वास्तविक रूप से किसको जरूरत है। किसी घर में सरकारी नौकरी है तो उसको क्या जरूरत है आरक्षण देने के लिए? उसका विकास तो हो गया है ना। तो सरकार को एक नियम धारण करके किसी घर में 1 या 2 नौकरी हो, हालांकि नियम प्रावधान भी बना गया है कि फर्स्ट क्लास की सेकंड क्लास की नौकरी हो तो उनको आरक्षण नहीं दिया जाएगा, है ना। तो इसमें भी कुछ प्रावधान है कि कितने पर आरक्षण दिया जाए, कितने पर आरक्षण नहीं दिया। किस तरह इसके परिवार की इनकम है उस इनकम को देखते हुए आरक्षण को डिवाइड किया जाए, कि जो वास्तविक रूप से आरक्षण चाहते हैं, बहुत वास्तविक रूप से गरीब हैं, उनको आरक्षण दिया जाए। लेकिन फिर वही मामला आता है गुणवत्ता की, कि अगर हम इतना ज्यादा आरक्षण दे देंगे कि उनका जो स्तर है काफी पुअर होगा तो काम कैसे कर पाएंगे, है ना, वो भी समस्या आ जाती है। कोई व्यक्ति 90 पर नंबर लाके नहीं पा रहा नौकरी, कोई 10 नंबर पाके पा जा रहा है, तो इसमें थोड़ी सी योग्यता और क्या है इसको लेकर असामंजस्य रहता है ना। तो इसलिए जो है सार्वभौमिक स्तर पर शिक्षा को विस्तार करने के लिए सरकार समय समय पर विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन करती है। इसी के संदर्भ में सार्वभौमिक शिक्षा के रूप में सर्व शिक्षा अभियान का प्रारंभ किया गया। कब किया गया था? हाँ, ऐसा पूछा जाएगा, इसमें हम दिखाएंगे डिटेल इसका। सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू, मध्याह्न भोजन योजना कब शुरू किया गया था, सामुदायिक विकास योजनाएं कब, ट्राइसेम क्या होता है, तो ये सब सारी चीजें क्या है आप लोग को बताई जाएगी, ठीक है। तो अभी हम लोग को क्या पढ़ना है, प्रारंभिक शिक्षा की नवीन, जो हमारी प्रारंभिक शिक्षा है, प्रारंभिक शिक्षा है उसमें कौन कौन से ऐसे नवीन प्रयास किया जाए कि उसका पुनर्निर्माण हो सके। उसी के संदर्भ में हमारे संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 21 का के तहत और अनुच्छेद 45 के तहत विभिन्न प्रावधान किए हैं शिक्षा संबंधी। और भी अनुच्छेद है, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, ये लोग भी कहीं न कहीं इनडायरेक्ट रूप में इसके विकास के लिए हैं, है ना। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता कर दिया गया है ताकि शिक्षा का समान स्तर सभी लोगों को मिल सके, छुआछूत की कोई भावना किसी के अंदर न उत्पन्न हो सके, है ना। और इसी तहत क्या है अनुच्छेद 29, 23, है ना, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का आरक्षण, उन लोगों के लिए भी प्रावधान किया गया है। शिक्षा एवं संस्कृति के तहत भी शिक्षा का प्रावधान, अनुच्छेद आप लोग को याद कराए गए थे, सारे अनुच्छेद याद हुए पर रेटिंग कर लेना उसको। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जो शिक्षा है, शिक्षा का सार्वभौमिकरण करने के लिए प्रत्येक स्तर पर शिक्षा का विकास किया जाता है। इन शिक्षा का विकास करने के लिए शिक्षा का पुनर्निर्माण होता है। पुनर्निर्माण होने से जो वंचित वर्ग है इन लोगों को क्या होता है, इन लोग शिक्षित होकर समाज के साथ क्या हो जाते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, समाज के साथ सहभागिता अपनी निर्वहन करते हैं। आप लोग को 2 लाइन लिखना है, कितना लाइन में, 2 लाइन में 20 शब्द का पूछेगा,
और कुछ अगर 50 शब्द हो तो 5 लाइन में लिखना है और कुछ आएगा ही है ना। तो इस तरीके से क्या है शिक्षा का सार्वभौमिकरण। और तो इसके संदर्भ में क्या है विभिन्न प्रयास किए गए थे और आज भी प्रयास किए जा रहे हैं। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है और जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम है ना इसका भी प्रावधान किया गया है और इसमें भी क्या है 242 जिलों में लागू की गई है। कौन सी योजना जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम तो प्रत्येक जिलों में एक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। किस लिए किया जाता है प्राथमिक शिक्षा का विकास करने के लिए, प्राथमिक स्तर को ऊंचा करने के लिए। शिक्षा में विभिन्न जो विसंगतियां हैं उसको भी आप लोग सुनेंगे प्रौढ़ शिक्षा। कौन शिक्षा प्रौढ़ शिक्षा का भी प्रावधान किया गया है। प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से भी शिक्षा का विस्तार किया जाता है ना। तो इसमें हम लोग शिक्षा की जो बातें की अभी तक तो इसमें इन जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार समय समय पर विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों को लागू करके इसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं है ना। तो ये हो गया शिक्षा का सार्वभौमिकरण। और शिक्षा के सार्वभौमिकरण में विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न भी होती है। विभिन्न प्रकार की क्षेत्रीयता इसमें काफी ज्यादा होती। जैसे कि तमिलनाडु में अभी मुद्दा बना हुआ था महाराष्ट्र में हिंदी को लेकर। वो लोग हिंदी को लेकर क्या है कि हिंदी को भारत सरकार ने शिक्षा नीति में हिंदी को अनिवार्य मानने के चल रहे प्रत्येक प्राथमिक शिक्षा में हिंदी अनिवार्य होनी चाहिए क्योंकि हिंदी क्या है राष्ट्र भाषा है, राजभाषा है। तो इसलिए क्या है कि हिंदी को प्रत्येक राज्यों में लागू किया जाए। तो इसी को लेकर क्या है अभी तमिलनाडु और अन्य कुछ दक्षिण प्रांतीय क्षेत्रों में क्या है लेकर काफी विरोध और आंदोलन हुए। तो ये सब सारी चीजें अर्थात सार्वभौमिक शिक्षा करने के लिए हमारी नई शिक्षा नीति में भी नए नए प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है। और इसमें जो शिक्षा की अनेक प्रकार की बाधाएं हैं अगर हम देखें तो बाल श्रम कौन सी समस्या है बाल श्रम की समस्याएं बहुत उत्पन्न होती है। आर्थिक स्थितियां गरीबी विद्यालय का दूर होना यातायात के साधनों का अभाव होना असुविधाएं परिवार भी कभी कभी जिम्मेदार होता है ना। अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं अर्थात इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। अब तुम लोग की तरह थोड़ी है लेकिन क्या है स्कूल जाना है तो जाना है ना। तो इस तरीके से क्या है शिक्षा का विकास करना है अगर अपने अंदर नैसर्गिक विकास करना है तो आगे आकर आपको काम करना पड़ेगा है ना। अगर जो वो नहीं कर पाए आप उसको कर है ना। तो इसके लिए ये जो शिक्षा की नवीन प्रयास है आप लोग नवीन प्रयास कर रहे हैं क्योंकि आप संविधान के साथ जुड़े हुए हैं नवीन चीजों को ग्रहण कर रहे हैं वातावरण को समझ रहे हैं देश दुनिया को समझ रहे हैं। तो आप शिक्षा में आगे बढ़ने का प्रयास करें भले दो बात सुना दे है ना। तो अगर ऐसी क्षमता है तो आप विकसित में आपके अंदर विकास होगा और आप क्या है आगे इस चीज को आगे ले जाएंगे आगे जनरेशन को भी इसको बढ़ाएंगे है ना। तो इस तरीके का प्रयास कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यही है कि जो शिक्षा का सार्वभौमिकरण हो रहा है इसमें कौन कौन से नवीन प्रयास किए जाए शिक्षा का उच्च स्तर हो सके और शिक्षा का विकास हो सके। तो इसीलिए इस तरीके से सरकार प्रयास कर रही है उसी तरीके से आप भी उस चीज को ग्रहण करने का प्रयास करिए। अगर उस चीज को आप प्रयास करेंगे ग्रहण करने के लिए शिक्षा को तो आपका पुनर्निर्माण होगा शिक्षा का विकास होगा शिक्षा का सार्वभौमिकरण। शिक्षा का सार्वभौमिक मतलब प्रत्येक स्तर पर शिक्षा का विस्तार होगा। अभी भी देखो गांव में क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की समस्याएं है ना।
विभिन्न प्रकार की समस्याएं, घर के लोग जागरूक नहीं, अपने बच्चों को जागरूक नहीं कर पा रहे हैं कि पढ़ाई बच्चों को हम कैसे दें, कैसे शिक्षा दें। विद्यालय आएगा बच्चा तभी तो सीखेगा। विद्यालय की पलायनशीलता ये भी बहुत बड़ी समस्या है आज की। देखिए कितने बच्चे आते हैं क्लास करने के लिए, शिक्षा के प्रति छात्रों की रुचि भी कम हुई है, ये भी शिक्षा का एक बाधाएं हैं, है ना, कि उनका जागरूकता का अभाव है ना। तो कहने का मतलब है कि विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, अगर ये समस्याएं दूर हो जाए शिक्षा का क्या है अधिक से अधिक विस्तार हो जाएगा, शिक्षा का क्या है सार्वभौमिकरण हो जाएगा, है ना। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो भी नवीन प्रयास हैं उसको अपनाया जाए। जो सरकार नियम लागू कर रही है उसको जानो, पहचानो, अपने अधिकार को जानो, मेरे अधिकार है क्या। सरकार कौन कौन सी योजनाएं हैं आप लोग को खुद ही नहीं मालूम होगा, है ना, आपको खुद ही नहीं मालूम होगा। अनुच्छेद सब जानते हो, लेकिन किसी अनुच्छेद का आप पालन करते हो या कोई उल्लंघन करता है तो उस पर प्रतिरोध करते हो, नहीं कर पाते। कि प्रतिरोध करने का प्रयास करो भी तो उसमें विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने लगती है गौ समाज को लेकर, है ना। आप चाहकर भी नहीं कर सकते क्योंकि इसमें क्या विभिन्न प्रकार की विषमताएं उत्पन्न हो जाती है, संकीर्ण जो सोच है वो क्या हो जाता है, हावी हो जाता है। तो इसलिए क्या है कि सार्वभौमिकरण करने के लिए हमको क्या है प्रत्येक घर में जागरूकता फैलानी पड़ेगी, हर घर में शिक्षा का विस्तार करना पड़ेगा, जागरूकता पैदा करनी पड़ेगी। प्रौढ़ शिक्षा का विस्तार, प्रौढ़ शिक्षा कब से लागू हुआ है लेकिन उसका क्या परिणाम निकल रहा है ना। प्रौढ़ शिक्षा में सभी लोगों को पढ़ाने की बात कही गई थी, जो लोग विद्यालय नहीं आ सकते उनके जाकर घर पर शिक्षा प्रदान किया जाए, है ना। तो इन सब चीजों से क्या शिक्षा का विस्तार किया जा सकता है। तो सरकार ने सोचा कि चलो ठीक है, अगर उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है उनको निःशुल्क शिक्षा दिया जाए, इसीलिए सब शिक्षा अभियान लागू किया। दूसरी बात, चलो बच्चे घर पर अगर पोषण नहीं है, वो खा पी में समस्या आ रही है, उनके लिए मिड डे मील योजना शुरू कर दिया। कौन सी योजना शुरू कर दिया कि बच्चों को वहां पर सुविधा मिल जाए, खाने की भी व्यवस्था मिल जाए। अगर घर पे इस तरीके के संसाधन नहीं उपलब्ध है खाना देने के लिए, टिफिन देने के लिए, तो विद्यालय में भी वो सारी चीज उपलब्ध करा देना। और तो और देखो, अगर छात्र बालक बस्ता नहीं ले पा रहा है अर्थात बैग नहीं ले पा रहा है, पुस्तकें नहीं ले पा रहा है, सरकार इसके लिए भी क्या कर रही है, प्रयास कर रही है कि वो सब सारी चीज उनको मिल जाए। यहाँ तक कि कपड़े भी खरीद रही है सरकार, जो है बच्चों के लिए क्या है कपड़े की व्यवस्था भी कर रही है। इसलिए ये नवीन प्रयास है कि शिक्षा का किसी तरीके से विस्तार किया जाए, कोई भी लड़का छात्र शिक्षा से वंचित ना हो पाए, न तो आर्थिक रूप से न तो सामाजिक रूप से। इसलिए क्या है सभी लोग के अंदर क्या है बिना भेदभाव की शिक्षा का प्रसार किया जा रहा है ना, कि शिक्षा में किसी तरीके कोई समस्या उत्पन्न ना हो, उनके लिए सारी व्यवस्था सरकार स्वयं ही कर रही है। मान लो आधार कार्ड नहीं बनाने जा रहा तो आधार कार्ड घर पे ही बनाने लोग आ जा रहे हैं, कोई ना कोई योजना इसमें प्रावधान है, सरकार ने नियम आप जाए न जाए आप यहाँ क्षेत्र कर दी। लेकिन क्या है ये भी कहा गया है जितने भी छात्र पढ़ते हैं उनके घर पर जाकर आधार कार्ड अपडेट करवाइए, समझ रहे हैं नहीं। तो सरकार यहाँ तक भी प्रयास कर रही है, नामांकन संख्या बढ़ाने का प्रयास कर रही है, नामांकन संख्या घटने पर स्कूल को बंद करने का प्रयास कर रही है कि नहीं। तो शिक्षा को गुणवत्ता बनाने का प्रयास कर रही है, लेकिन क्या है आजकल के विद्यालय लोग जो है वो प्राइमरी में भेजना नहीं चाह रहे हैं, पब्लिक स्कूलों में भेजना चाह रहे हैं। शिक्षक तो बहुत योग्य है, उसमें भी बहुत योग्य है भाई, तुम लोग जाओगे जिस विद्यालय में तो किसी से कम रहोगे क्या, है ना। लेकिन बस यही आपकी कार्यप्रणाली कैसी है, आपकी कार्यप्रणाली कैसे, किस तरीके से आपने शिक्षा के स्तर को अर्थात आपको किया है, प्रदर्शन किया है, शिक्षा के स्तर को किस तरीके से प्रस्तुत किया है, इस पर डिपेंड करता है। लेकिन जिस भी विद्यालय में जाना उस विद्यालय का एकदम नक्शा बदल देना, समझ रहे हो नहीं। जिस भी विद्यालय में नियुक्ति होगी तुम लोग की आगे आने वाले दिनों में, उस विद्यालय में क्या है टाइमली, पहली बात तो क्या है टाइमली उपस्थिति, और क्या है टाइमली हर क्लास का अटेंड करना, है ना।
तो इससे क्या होगा, आप शिक्षा के प्रति कितना जागरूक, मतलब उस क्षेत्र में जो भी विद्यालय आपको मिले उस पूरी तरीके से आप ऐसा गुणवत्ता उसमें डाल दो कि लड़के पब्लिक स्कूल से भाग के, अभी गुणवत्ता बढ़ा देगा तो देखिए वहां से पलायन होना शुरू हो जाएगा। कितनी जो टीचर पर पब्लिक स्कूल में कौन रहे, हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन पास कर लिए, पढ़ाने लगे, है कि नहीं? क्या उनके पास बहुत योग्यता है कि जो बीएड टेट बीटीसी टेट सुपर टेट निकाल कर क्वालिफाई करके जा रहा है वहां पे, तो उसके अंदर योग्यता की कमी है क्या? लेकिन बस जरूरी यही है कि उसको व्यवस्थित तरीके से अध्ययन अध्यापन कार्य को कराया जाए, है ना? तो एक चीज होती है कि वो लोग क्या है, लापरवाही करने लगते हैं। वो लोग क्या करते हैं, लापरवाही कर लेते हैं। चलो पेमेंट मिलेगा ही, 3 दिन होने वाला है, 65-70 हज़ार रुपये क्या है मिल जाएगा आराम से, सरकार देगी, कोई हटा नहीं सकता, इसलिए लापरवाही करते हैं। तो कहने का मतलब यही है मेरा कि जो सार्वभौमिकरण शिक्षा है, इस सार्वभौमिकरण शिक्षा का अगर व्यवस्थित तरीके से पालन किया जाए तो शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ जाएगी और शिक्षा की जो समस्या, विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, उन समस्याओं का भी निदान हो जाएगा। तो इसीलिए सरकार क्या कर रही है, सार्वभौमिकरण शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, अभी आगे हम लोग ढेर सारे शिक्षा आयोग पढ़ेंगे, शिक्षा के संशोधनों को पढ़ेंगे और शिक्षा के संबंध में विभिन्न प्रकार के अधिनियम जो बने हैं उसको पढ़ेंगे, विभिन्न अनुच्छेदों के माध्यम से पढ़ेंगे, विभिन्न कार्यक्रम जो लागू किए गए हैं, चल रहे हैं, उसके संबंध में भी क्या है हम लोग पढ़ेंगे, है? तो इस तरीके से क्या है शिक्षा का विस्तार किया जा रहा है इसमें, ठीक है? तो इसमें क्या है हम लोगों ने पढ़ा शिक्षा का सार्वभौमिकरण या विस्तार। तो इसमें किसी को अगर कोई दिक्कत हो तो बताइए। शिक्षा का सार्वभौमिकरण, शिक्षा को प्रत्येक स्तर पर विस्तार करना। प्रत्येक स्तर क्या होता है, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च, इसमें शिक्षा की गुणवत्ता का विकास करना, मतलब शिक्षा से वंचित रह गए समूहों का विकास करना। इसलिए सरकार अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 15, 16, 14, इन सब के अनुच्छेद 23, है ना? तो इन सब में भी क्या है, कहीं नहीं शिक्षा से जुड़ा हुआ मौलिक अधिकार है और निर्देशक तत्व है और आगे भी कुछ प्रावधान इसमें किया गया है ना? तो इस तरीके से क्या है, जो विभिन्न प्रकार की शिक्षा की समस्याएं हैं उसको दूर करने का प्रयास सरकार समय समय पर कर रही है। और कल हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 40 डिटेल से पढ़ेंगे, इसके बारे में क्या प्रावधान किया गया है और इस एग्जाम में 100% आएंगे। समझ लो कि नहीं, आना ही आना है। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 का समझ रहे हो, हाँ, और अनुच्छेद 40 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क लोकनिवास शिक्षा का प्रावधान या अनुच्छेद 45 या निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 45 में उल्लेख किया गया है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, समस्त बच्चों को क्या है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया जाए ताकि शिक्षा की विभिन्न समस्याओं का निराकरण किया जाए, ठीक है? तो ये सब सारी चीजें